तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। खाद्यान्नों के अलावा कृषि से कच्चा माल भी उत्पादित होता है, जैसे गन्ना, कपास। कृषि से निर्यात योग्य उत्पादन भी होता है, जैसे चाय, कॉफी, मसाले। कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के प्रकार। कृषि दो प्रकार की होती है, जीवन निर्वाह कृषि व वाणिज्यिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, आदिम निर्वाह कृषि व गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पर परंपरागत औजारों से की गई कृषि होती है। इसमें पारिवारिक सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। और आदिम निर्वाह कृषि में कम पूंजी और कम तकनीकी के ज्ञान की आवश्यकता से भी कृषि की जा सकती है। इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह कृषि मानसून पर निर्भर करती है। इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस कृषि का उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह करना होता है। इस कृषि का उत्पादन बहुत कम होता है। तेबियोगा, आलू, रतालू, कचनार और जड़ों वाली फसलें इसमें बोई जाती है। स्थानांतरित कृषि जंगलों को काटकर, जलाकर, राख में बीज छिड़ककर और 2 या 3 साल बाद स्थान छोड़कर नए स्थान पर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको में इसे चिल्बा कहा जाता है, श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लादांग, ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में केनुको, वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मसाले व भारत में भी कई स्थानों पर इसे अलग अलग कहा जाता है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में झूम, मध्य प्रदेश में वेबर, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है, पश्चिम घाट में कुमारी कहा जाता है, ओडिशा में पामाडेबी कहा जाता है, पूर्व राजस्थान में वालरा या फिर वाल्ट्रे कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है, झारखंड में कुरवा कहा जाता है। इसे कर्तन और दहन कृषि या स्लेश बर्न कृषि भी कहा जाता है। गहन निर्वाह कृषि, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, उस क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। ये श्रम गहन खेती होती है। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है और जोतों का आकार छोटा होता है। किसान सीमित भूमि पर अधिक पैदावार करने की कोशिश करते हैं। वाणिज्यिक कृषि व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से बड़े क्षेत्रों में की आधुनिक तकनीकी से की जाने वाली कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। इस कृषि का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अधिक पूंजी और अधिक तकनीकी का ज्ञान की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार के लिए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का अधिक उपयोग कर पैदावार में बढ़ावा दिया जाता है और हाथ के श्रम के बजाय इसमें मशीनों का काम किया जाता है। रोपण कृषि ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक भाग है, जो विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योगों और कृषि के बीच का एक कड़ी है, जिसे योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों और कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, केला आदि भारत के प्रमुख रोपण फसलें कहलाती है। शस्य प्रारूप भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं होती है, जिसमें खेती की जाती है। खरीफ, रबी व जायद। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ में बोई जाती है। इसे जून से जुलाई तक बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक में काट भी ली जाती है। और इस ऋतु में बोई जाने वाली फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च के अंत में काट ली जाती है। इसे रबी की फसलें कहा जाता है, जिसमें आती है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि में रबी की फसलें बोई जाती है। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच अप्रैल से जून ग्रीष्म काल में बोई जाती है और फसलों में जायद की फसलें कहा जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारा फसलें भी होती है। गन्ने की फसल खरीफ ऋतु में बोई जाती है, लेकिन इसको तैयार होने में 1 साल लगता है। यह एक महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए मान सकते हैं आप। तमिलनाडु में चावल तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। औस, अमन, बोरो धान की 3 महत्वपूर्ण किस्में हैं, जो ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। मुख्य फसलें खाद्य फसल चावल। चावल भारत के अधिकांश लोगों की खाद्य फसल है। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है। चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। ये खरीफ की फसल है और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये सिंचाई द्वारा उगाया जाता है। भारत में चावल का उत्पादन उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय मैदान और डेल्टाई भागों में किया जाता है। इसके लिए जलोढ़ मृदा की उपयुक्त मानी जाती है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान की मुख्य फसल के उत्पादक माने जाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन राज्य माना जाता है। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन में प्रथम स्थान पर पंजाब मानी जाती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल गेहूं ही है। ये रबी की फसल होती है। ये शीत ऋतु में बोई जाती है और गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गेहूं के लिए जलोढ़ मृदा की
सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और गेहूं बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान की जरूरत है। इस फसल को 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में ही गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की फसल के लिए समतल खेतों की आवश्यकता होती है। गेहूं के उत्पादन के लिए भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में गंगा सतलुज के मैदानों में दक्कन व काली मिट्टी में भी उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इनके मुख्य उत्पादक हैं। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज माने जाते हैं, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। रागी एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जिसमें लोहा, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा होती है। ज्वार देश की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल भी मानी जाती है। बाजरा भी एक मोटा अनाज है। बाजरा की फसल के लिए बालू और काली मृदा, दोमट मृदा की भी आवश्यकता होती है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य माने जाते हैं। बाजरा के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की जरूरत होती है, जहां 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम में भी यह उगाई जा सकती है। मक्का एक खरीफ की फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की जरूरत होती है। मृदा लाल व पुरानी जलोढ़ भी चल जाती है। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है। बिहार में मक्का रबी की फसल में बोया जाता है। दलहन फसलें भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। मूंग, उड़द, तुअर, मोठ, मटर, चना, मसूर आदि प्रमुख दलहन फसलें हैं। इनमें से मूंग, मोठ और तुअर, उड़द खरीफ की फसलें हैं। चना, मटर, मसूर रबी की फसलें हैं। दालों में सबसे कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। तुअर को छोड़कर सभी दलहन फसलें फलीदार होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। आमतौर पर दलहन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इनके मुख्य उत्पादक है। तिलहन 2018 में भारत चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश बन गया। तोरियां उत्पादन में भारत, कनाडा और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्रों में 12% भाग में तिलहन फसलें बोई जाती है। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, नारियल, सूरजमुखी, तारामीरा, अलसी, अरंडी, बिनोला, तिल आदि प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अरंडी को छोड़कर सभी अधिकांश खाद्य तेल है। कुछ तेल का उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के लिए उबटन उद्योग में उत्पादन किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। तिलहन के कुल उत्पादन का आधा भाग मूंगफली प्राप्त की जाती है। गुजरात राज्य में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान और तमिलनाडु अन्य मूंगफली उत्पादक राज्य है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल जबकि दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। पेय फसलें, पीने योग्य फसलें। चाय मुख्यतः पेय पदार्थ है जिसको अंग्रेज भारत लाए थे। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मृदा में भी बोई जाती है। चाय के लिए सुगम जल निकासी वाले जलवां क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ये एक श्रम सघन उद्योग है, इसलिए सस्ता और कुशल भूमिगत माना जाता है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय का उत्पादक देश था। असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले, तमिलनाडु, केरल मुख्य चाय उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा अन्य चाय उत्पादक राज्य है। कॉफी के पौधे कहवा कहलाते हैं, जबकि कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक सबसे प्रथम स्थान पर है। कॉफी भारत कॉफी की गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। भारत में कॉफी की कृषि में शुरुआत में बाबा बुदन की पहाड़ियों में उगाई जाती थी। आज भी कॉफी की कृषि नीलगिरी और पहाड़ियों में पश्चिमी घाट पर की जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल कॉफी उत्पादक राज्य है। नकदी फसलें, गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी, गुड़, खांडसारी, सीरा बनाने के लिए काम में आता है। गन्ने की बुआई को लेकर कटाई तक गहन शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गन्ने के लिए जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है और गन्ने की फसल में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य है। कपास भारत में कपास मूल स्थान माना जाता है। कपास उत्पादन में विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। कपास सूती वस्त्र उद्योग में
कच्चा माल है। कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। कपास के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है और इस फसल को उगाने के लिए तापमान तापमान में हल्की वर्षा और 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। यह खरीफ की फसल है जिसको पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय मुख्य जूट उत्पादक राज्य है। जूट से बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागा एवं पैकिंग सामग्री बनाई जाती है। जूट की उच्च लागत और कृत्रिम रेशों की कम कीमत के कारण बाजारों में जूट की मांग लगातार घटती जा रही है। रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है। रबड़ की फसल 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में और आर्द्र युक्त जलवायु में उगाई जाती है। रबड़ के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ का प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के लिए किया जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और गारो की पहाड़ियों में प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। बागवानी फसलें 2018 में भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर। भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधीय फसलों का उत्पादक है। भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल और आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, यूपी और बिहार की लीची, अनार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, खुबानी, नाशपाती और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। भारत मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, जल और बैंगन का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े मलबरी शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। भूदान, ग्रामदान, रक्तहीन क्रांति। महात्मा गांधी उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, प्रथम सत्याग्रही एवं गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा पर आस्था रखने वाले संत विनोबा भावे ने गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में पैदल यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में एक कोचममल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीबों ने उनसे भरण पोषण के लिए भूमि की मांग की। विनोबा भावे ने उनसे आश्वासन दे रहे थे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और 80 एकड़ भूमि 80 किसानों में दान कर दी। इसे ही भूदान के नाम से जाना गया और बाद में विनोबा भावे का ये विचार पूरे भारत में फैल गया और कई भूमि मालिकों ने पूरे गांव ही दान कर दिए गए, जिसे ग्रामदान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। क्या आपको ये पहले पता था? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।